हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। चलिए, महेंद्र, सरोज, कीर्ति, लक्ष्मीपाल, सुशांता, धीबर, रामाशीष मौर्य, हाँ, राजीव शुक्ला, मनीष देशमुख, मोहित गुप्ता, नैना कुमारी, योगेश पाल, मनीष प्रजापति, ज्योति कुमारी, कुंदन यादव, नाजिया चौधरी, राजेश कुमार यादव, रितिका शर्मा, सरिता, अंकुर पाल, आरती, अमन पंडित, निशा मेहंदी, चेतन सिंह, युवराज गुप्ता, रविंदर, दिव्या पाल, लल्लन, विशाल, सिद्धांत, नीतीश कुमार, आकाश शुक्ला, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, आज हमारी 9वीं क्लास है परसेंटेज की। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज को समझते हुए मेरे प्यारे दोस्त चल रहे हैं। और कल हमने जो चुनाव के क्वेश्चन किए थे, इलेक्शन के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम लोगों ने सेल्समैन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद जो है हम लोगों ने ताजे फल और सूखे फल वाले कॉन्सेप्ट को मेरे भाई समझा था। आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो वैन आरेख के क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। वैन आरेख के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, सारी चीजों पे मेरे भाई हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। वैन आरेख, वैन आरेख के क्वेश्चंस की पहचान कैसे होती है, पहले उस पहचान को सुनिएगा। टॉपिक का नाम होगा वैन डायग्राम। वैन डायग्राम ये आपको रीजनिंग में भी पढ़ाया जाता है और मैथ में मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, एक गांव में कुछ लोगों को, मतलब मैं कहूं कि 52% लोगों को चाय पसंद है। मैंने कहा 52% लोगों को चाय पसंद है। और कॉफी जो पसंद है वो 48% लोगों को कॉफी पसंद है। मैंने कहा 52% लोगों को चाय पसंद है और 50% लोगों को कॉफी पसंद है। 50% लोगों को कॉफी पसंद है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्या है, तो ये पूरा सर्किल जो डिनोट करता है ये उन लोगों के प्रतिशत को डिनोट करता है जिन्हें जिन्हें चाय पसंद है। केवल चाय नहीं, जिन्हें चाय पसंद है, हो सकता है उन्हें कॉफी भी पसंद हो। ये पूरा सर्किल उन लोगों को डिनोट करता है, ये पूरा सर्किल उन लोगों को डिनोट करता है जिन्हें कॉफी भी पसंद है, कॉफी पसंद है। हो सकता है इन्हें चाय भी पसंद हो मेरे भाई। लेकिन जब मैं बात करता हूं उन लोगों का प्रतिशत बताइए जिन्हें केवल चाय पसंद है, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये केवल चाय को पसंद करने वालों की वैल्यू होती है। यानी चाय पसंद करने वालों में से दोनों को पसंद करने वाले को घटा देंगे तो केवल चाय को पसंद करने वाले लोग आ जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं केवल कॉफी पसंद करने वाले लोगों का फिगर कौन सी है, तो ये जो है केवल कॉफी को पसंद करने वाले लोगों की फिगर है। यानी कि कॉफी पसंद करने वाले लोगों में से दोनों लोगों को घटा दूंगा जिनको दोनों चीजें पसंद है, तो केवल कॉफी पसंद करने वाले लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये जो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरे प्यारे दोस्त दोनों पसंद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें चाय और कॉफी दोनों पसंद हैं, ये उन लोगों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये उन लोगों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सर्किल जो होगा ये चाय पसंद करने वालों का सर्किल होगा। ये पूरा सर्किल जो होगा ये कॉफी पसंद करने वालों का पूरा सर्किल होगा। ये जो बीच में कॉमन पार्ट है ये चाय और कॉफी दोनों को पसंद करने वालों का सर्किल एरिया होगा। ये जो येलो कलर में आप लोगों को दिख रहा है ये ओनली चाय को पसंद करने वाले लोगों का फिगर होगी। और ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये ओनली कॉफी को पसंद करने वालों की फिगर होगी मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करता हूं तो टाइप 11 में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो सीपीओ 2018 में आप लोगों से पूछा गया है।
आज कुछ एएलपी के भी क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां कल प्यारे दोस्त एएलपी की आप लोगों की आंसर की आई है, रिलीज हुई है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं, देखना ध्यान से। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए हैं, यानी 54% लोग विज्ञान में यानी साइंस में पास हुए हैं। 42% जो है वो गणित में फेल हुए हैं। कितने हुए हैं? गणित में फेल हुए हैं। और 32% दोनों में फेल हुए हैं। 32% दोनों में फेल हुए हैं। तो उसने आपसे पूछा है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, वो आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों चीजों में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपसे कहा है दोनों विषयों में फेल वाला दिखा हुआ है। अगर दोनों विषयों में फेल वालों के बारे में लिखा हुआ है तो पूरे वेन आरेख को फेल वाला ही बना लीजिए। कैसे? ऐसे बच्चे, दो चीजें हैं तो दो सर्किल बनाइएगा। दो चीजें हैं, दो सर्किल बनाइएगा। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया। अगर मैं बात करता हूं, ये साइंस सब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट, और ये मैथ सब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं। दोनों विषय में फेल कितने हैं? दोनों विषय में फेल जो हुए हैं वो 32% हुए हैं। यानी ये दोनों विषय के फेल वाला एरिया आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों विषय में जो फेल हुए हैं वो 32% लोग हुए हैं। लिख दिया। तो यहां भी आपको फेल वाले के बारे में लिखना पड़ेगा, यहां भी आपको फेल वाले के बारे में लिखना पड़ेगा। 54% लोग साइंस में पास हुए हैं। अगर 54% साइंस में पास हुए हैं तो 100 में से 54 जाएगा, क्या 46% साइंस में फेल हुए होंगे? क्योंकि हमने यहां फेल वालों के बारे में लिखा है तो साइंस में भी फेल वालों के बारे में ही लिखना होगा। मैथ्स में कितने परसेंट फेल हुए? ये डायरेक्टली आप लोगों को दिया हुआ है, 42% मैथ्स में फेल हुए। हाँ या ना? अच्छा, एक चीज मुझे बहुत छोटी सी आप लोग बताइए। अगर इस पूरे सर्किल, ये पूरा सर्किल किसका है? साइंस का है। ये पूरा सर्किल किसका है? मैथ का है। अगर पूरे सर्किल की वैल्यू 46 है तो 46 में से 32 घटा दीजिए, क्या 14% लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल साइंस में फेल हुए होंगे? 14% लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल साइंस में फेल हुए होंगे। 14 और 32 हो गया ना 46। अगर पूरे सर्किल की वैल्यू 42 है, उसमें से 32 घटा दिए तो केवल मैथ में फेल होने वाले लोगों की संख्या 10% होगी। यानी ये जो आपके सामने प्रतिशत लिखा हुआ है, ये उन लोगों का प्रतिशत लिखा हुआ है जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने परसेंट हैं? 14% हैं। 32% दोनों में है, 10% केवल मैथ में है। यानी ये वो लोग हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। 32 और 14 46 और 10 56% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। उसने कहा है दोनों विषय में पास का परसेंटेज बताइए, यानी जिनके साथ फेल नाम का वर्ड ना जुड़ा हुआ हो। तो अगर मैं 100 में से उन लोगों को घटा दूं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है तो 44% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी जो दोनों विषय में पास होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 56% नहीं होगा मेरे गुड्डा, 44% इज द राइट आंसर। 44% इज द राइट आंसर। क्या ये चीजें समझ में आई? सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। दो सब्जेक्ट हैं, एक साइंस है एक मैथ है। दो सर्किल बना लीजिए। दोनों दोनों का कॉमन है, 32% फेल हुए हैं दोनों में। तो यहां 32% फेल लिख दीजिए। अगर आपने यहां फेल के बारे में लिख दिया है तो यहां भी फेल के बारे में लिखा जाएगा, यहां भी फेल के बारे में। अगर 54% साइंस में पास हैं तो 46% फेल होंगे। यहां मैथ्स में फेल 42% दिए हैं। अगर पूरे सर्किल की वैल्यू 46 है तो उसमें से 32 घटा दिए, केवल साइंस की वैल्यू 14 आ जाएगी।
पूरे सर्किल की वैल्यू 42 है, उसमें से 32 घटा दिए, केवल मैथ की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये केवल साइंस में फेल है, ये दोनों में फेल है, ये केवल मैथ में फेल है। अगर फेल का हिसाब किताब निकालूं तो 56% किसी ना किसी या दोनों में फेल है। तो 100 में से 56 घटा दीजिए, 44% किसी में भी फेल नहीं होंगे, यानी दोनों विषय में पास होंगे। ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? 44%। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी आगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपको कन्वर्ट उसमें करना है जिसमें दोनों के बारे में दिया हुआ है, दोनों के बारे में दिया हुआ है। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में फेल रहे। यदि दोनों विषय में 40% फेल, यानी आपको फेल का वेन आरेख बनाना है, आपको 40% फेल का वेन आरेख बनाना है। बना लो भाई साहब। ये आपने दो सब्जेक्ट हैं तो दो वेन आरेख बनाए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने कहा है 40% दोनों में फेल हुए हैं, यहाँ 40% लिख दिया। यहाँ साइंस है, यहाँ मैथ है। यहाँ साइंस में फेल वालों की संख्या 53% है, फेल ही लिखा हुआ है इसलिए 53 लिख दिया। मैथ में फेल वालों की संख्या 48% है। 53 मतलब पूरे सर्किल की वैल्यू 53 है, 53 में से 40 जाएगा, केवल साइंस में 13% लोग हो जाएंगे। 48 में से 40 जाएगा, केवल मैथ में 8% लोग हो जाएंगे। हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि फेल कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तो आप सबको जोड़ देंगे। 40 और 13 53 और 8 61% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। उसने कहा दोनों विषय में पास कितने हैं, यानी 100 में से उन लोगों को घटा दीजिए जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, तो 39% के साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा। 39% के साथ मेरे प्यारे दोस्त फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी ये दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त 39% इज द राइट आंसर। CHSL 2021। इसका भी एक क्वेश्चन 3 वाला बनता है, वो मिसलेनियस में कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, इसका 3 वाला, वो मिसलेनियस में कराऊंगा मेरे भाई। चुनाव के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वो मिसलेनियस में कराऊंगा। इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो मिसलेनियस में कराऊंगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, एक कक्षा के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक कक्षा के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं। शुरू से लेके चलते हैं मेरे भाई, गर्ल्स और बॉयज। 64% लड़कियां विद्यार्थी हैं तो 64 लड़कियां मान ली, तो बचे कुचे लड़के हो जाएंगे। 8 से काटा 8 बार, 8 से नहीं काटते हैं। किससे कट जाएगा? 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 9 बार। 2 जीरो यहां लगा ली, 2 जीरो यहां लगा ली। 1600 लड़कियां हैं, 900 लड़के हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 64% लड़कियां हैं तो 36% लड़के होंगे, टोटल होते हैं 100%। 64% लड़कियां हैं, 36% लड़के हैं। जब मैंने रेशो निकाला तो 16 और 9 का आया। प्रतिशत में बनाने के लिए मैंने 2 जीरो लगा ली, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो। आप नहीं भी लगाएंगे 2 जीरो तो भी आंसर आएगा। 81.25% लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। 81.25, 81.25 का मतलब होता है 81 सही 1/4%। यही होता है बच्चे, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324 और एक 325 हो जाएगा, बटे में 4। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। 25 से काटोगे 25 एकम 25, कितना बचा? 7। 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 13/16 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। आगे 13/16 इसकी फ्रैक्शन।
अच्छा एक बात बताइए, उसने कहा है 13/16 लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। जब मैं इसका 13/16 निकालता हूं तो 16 से 100 बार कटेगा, 13 की गुणा 100 में होगी, यानी 1300 लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। आप नहीं भी 100 लगाएंगे तो भी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे बढ़िए। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल का अपना पसंदीदा खेल चुना है, अब मेरे भाई यहां से 2 जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो रही है। आपने क्या करा, आपने 16 का 13/16 निकाला तो 13 लड़कियां आपके पास ऐसी आई जिन्होंने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। क्वेश्चन ने कहा है 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना। क्या 13 की वैल्यू 143 दी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। भाई 13 से काटा, 13 एकम 13, 13 एकम 13। उसने कहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 16 लड़कियां थी 9 लड़के थे। क्या वो 25 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर एक की वैल्यू 11 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएंगे। यानी कक्षा के अंदर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 275, 275 आ जाएगी। ठीक है भाई, दोबारा से समझिए। 64% लड़कियां हैं, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 36% लड़के हैं, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जितनी लड़कियां थी उसका 13/16, 13/16 कहां से आया, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, ये बदल दिया भाई साहब। फ्रैक्शन में बनाने के लिए परसेंटेज हटानी होती है, नीचे 100 लिखना होता है। मतलब इसका 13/16 निकालेंगे तो 13 लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। क्वेश्चन ने कहा है 143 लड़कियों ने फुटबॉल को चुना। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब दोनों को मिला के टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, यानी वो 25 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 275। बॉय कहां से आया बेटा, टोटल 100% लोग होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 60% लड़कियां हैं तो बची कुचे लड़के ही होंगे। ये तो कॉमन सेंस मेरे भाई होना चाहिए। अगर 64% लड़कियां बोला है तो 36% लड़के ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बीच में जो है वेनारिक से अलग क्वेश्चन आ गया था, ये आ गया आपके सामने अगला वेन डायग्राम का फिर से क्वेश्चन। समझिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में यानी हिस्ट्री में और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। 45% हिस्ट्री में पास हुए हैं और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, फेल हुए हैं, फेल के बारे में दिया हुआ है, फेल के बारे में दिया हुआ है, तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी फेल का ही वैन आरेख बना लो, फेल का ही वैन आरेख बना लो। कितने लोगों ने कल चुनाव के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त किए थे, एक बार थम्सअप करना, कितने लोगों ने चुनाव के क्वेश्चन कल किए थे, बताइए कितने लोगों ने चुनाव के क्वेश्चन कल किए थे। फेल का बना लो। 8% लोग दोनों विषय में फेल है। कौन कौन से हैं, हिस्ट्री दिया हुआ है, इतिहास और हिंदी दिया हुआ है मेरे भाई, हिंदी दिया हुआ है। हिस्ट्री में 45% पास हैं तो 55% क्या फेल होंगे, बहुत बढ़िया। हिंदी में 60% पास हैं तो 40% फेल होंगे, टोटल 100% होते हैं प्यारे दोस्त। अगर 55 में से 8 निकाल दूं तो आप कहेंगे 47% केवल और केवल हिस्ट्री में फेल हुए होंगे, इसकी वैल्यू 47% है।
40 में से 8 घटा दूं, 32% केवल और केवल हिंदी में फेल हुए होंगे, इसकी वैल्यू 32% है, और इस कॉमन की वैल्यू 8% है। आया ना? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 47 और 8 55 और 2 57 और 30 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। यानी 87% दोनों या किसी एक में फेल है, जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं 100 में से 87 घटा दीजिए, फेल वालों को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे ये वो लोग आ जाएंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों विषयों में पास हैं, ये दोनों विषयों में पास हैं, ये दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, इनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? ऐसे 13% लोग हैं। ऐसे 13% लोग मेरे भाई रहने वाले हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई आपको? आपने कहा जी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। वैन आरेख का मैं बता चुका हूं, एक 3 वाला बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में कराऊंगा। हर हर एक वो चीज मिसलेनियस में होगी जो आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं कराई गई है। बताइए। ये 55% कहां से आया बेटा? अगर दोनों विषय में 8% फेल है, तो आपको इन्हें भी फेल वाले बनाना होगा। अगर 45% पास दिए हुए हैं, तो 100 में से 45 गया, 55% फेल होंगे। अगर 60% हिंदी में पास दिए हुए, 100 में से 60 गया, तो 40% हिंदी में फेल रहे होंगे। ये हिस्ट्री में फेल हैं, ये हिंदी में फेल हैं, ये दोनों विषय में फेल है। एक जैसा वैनारेख होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान और मात्रात्मक तकनीक यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए परीक्षा ली गई, क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए परीक्षा ली गई। दोनों में असफल रहे, और ये दोनों, ये 54% जो है ये जनरल एप्टीट्यूड में असफल रहे, 45% जो है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक में असफल रहे, और 16% दोनों में असफल रहे। असफल वालों का वैन आरेख बना लो। असफल वालों का वैन आरेख प्यारे दोस्त बना लो। असफल वालों का ये बन चुका है, असफल वालों का वैन आरेख बन चुका है। ये वो हैं जो जनरल एप्टीट्यूड वाले हैं, ये वो हैं जो क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में 54% लोग असफल रहे हैं, और क्वांटिटेटिव टेक्निक में 45% लोग असफल रहे हैं, और दोनों में 16% लोग असफल रहे हैं। क्या तीनों ही असफल वाले हैं मेरे भाई? अगर मैं आपसे पूछूं 54 में से 16 जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 38% लोग केवल जीए में असफल रहे होंगे। 45 में से 16 जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 3 में 29% लोग केवल क्यूटी में असफल रहे होंगे। अब उसने कहा है, तो यदि 136 उम्मीदवार दोनों में पास हुए, अगर मैं आपसे फेल वालों की संख्या पूछूं तो 38 और 16 54 और 9 कितना हो जाएगा? 54 और 9 63 और 20 83% किसी ना किसी में असफल हैं। तो 17% किसी में भी असफल नहीं होंगे, यानी दोनों में पास होंगे। 17% किसी में भी असफल नहीं होंगे भाई। 100 में से 83% लोग किसी ना किसी में असफल है, तो 100 में से 83 गया, तो 17% लोग किसी में भी असफल नहीं होंगे। उसने कहा है कि 136 लोग दोनों विषय में पास हैं, तो 17 की वैल्यू 136 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 अट्ठे 136 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी, यानी टोटल विद्यार्थियों का अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 800 हो जाएंगे।
टोटल विद्यार्थी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे वो 800 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो वेन आरेख के क्वेश्चन, वैसे रीजनिंग का टॉपिक था मेरे भाई, लेकिन मैथ्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक 3 वाला क्वेश्चन बचता है, और एक और क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन लिख लेना भाई इस बात को। 2 से 3 क्वेश्चन वैन आरेख के जो है वो मैं मिसलेनियस में कराने वाला हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन चुनाव के जो क्वेश्चन है वो मैं मिसलेनियस में कराने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें जो जो छूट गई हैं, सारी चीजें जो लगा है इस टाइप में मैंने कवर नहीं किया है, वो सारी चीजें जो है वो मैं मिसलेनियस में आप लोगों को कराने वाला हूं। कम से कम मिसलेनियस 2 दिन चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं मेरे भाई। कल आपने एक चीज मुझे बताई थी कि टैक्स वाले क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, और मैंने कहा था कि कल जब वैन आरेख के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद टैक्स के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। आपने इनकम, आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए पर मंथ है। आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसमें से आपने टैक्स दे दिया 20,000 रुपए। 1 लाख रुपए में से आपने टैक्स दे दिया 20,000 रुपए। तो 20,000 टैक्स देने के बाद जो आपके पास बची इनकम, उसी को नेट इनकम कहा जाता है। उसी को नेट इनकम या शुद्ध आय बोला जाता है। शुद्ध आय बोला जाता है। या शुद्ध आय जो है वो 80,000 बच जाएगी। यानी कि इनकम जो होती है वो नेट इनकम प्लस टैक्स के बराबर होती है। यदि अगले महीने भी आपने इनकम 1 लाख रुपए कमाया पैसा, और आपको अब टैक्स के रूप में 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपकी नेट इनकम 70,000 रुपए हो जाएगी। यानी मेरे भाई अगर टैक्स बढ़ता है तो आपके हाथ में आने वाला पैसा घट जाएगा, और टैक्स अगर घटता है तो आपके हाथ में आने वाला पैसा बढ़ जाएगा। ये होता कब है? ये मेरे भाई तब होता है जब इनकम को फिक्स रखा जाता है। बस आप यहां से एक चीज समझेंगे कि इनकम जो होती है ना, हमारी जो इनकम है, कि मेरे दोस्त नेट इनकम प्लस टैक्स के बराबर होती है। नेट इनकम प्लस टैक्स के बराबर होती है। लेवल, क्वेश्चन पेपर को देख के लेवल देख के दिमाग खराब होगा ही नहीं, ये मेरे वर्ड रिकॉर्ड कर लो, कभी नहीं होगा। आप अपने आप को हमेशा उस पेपर से ऊपर ही पाओगे। लेकिन उसके लिए मेरी भी कुछ शर्तें हैं। एक तो आपको लगातार क्लास करनी होगी, एक आपको हर एक क्लास बहुत अच्छे से करनी होगी। अगर आप बहुत अच्छे से एक एक क्लास करके जाते हैं तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से, ऑनलाइन आपसे बोल रहा हूं, कि आपको पेपर को देख के मूड खराब होगा ही नहीं, मजा आएगा पेपर को देख के कि सारी चीजें हमसे आती हैं। हर एक चीज की गारंटी लेता हूं, कैलकुलेशन में भी आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टैक्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे दोस्त। चलिए,
भैया जी इनसे एक प्रॉमिस लो, कमेंट बाजी बंद कर दे। ये तो भूल के भी इस प्रॉमिस को नहीं कर पाएंगे। इनके गर्दन पे अगर चाकू भी रख दूंगा ना, तो ये भूल के भी इस प्रॉमिस को नहीं कर पाएंगे कि हम कमेंट नहीं करेंगे। पता नहीं कमेंट करने से मजा कौन सा आता है। आइए देखिए क्या कहना चाह रहा है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, मेरे प्यारे दोस्त, अगर टैक्स में वृद्धि हुई है तो नेट इनकम में कमी आएगी, ये आप लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया था अगर टैक्स 10,000 रुपये बढ़ा है तो नेट इनकम 10,000 रुपये घटेगी। ठीक है, तो अगर इसने यहां बोला है टैक्स में 19% की वृद्धि आई है, तो टैक्स का जो 19% होगा ना, वो शुद्ध आय यानी नेट इनकम के 6% के बराबर होगा। जितना टैक्स बढ़ा होगा उतनी ही नेट इनकम घटी होगी। जितना टैक्स बढ़ा होगा, टैक्स अगर 10,000 बढ़ा है तो नेट इनकम 10,000 घटी होगी। तो टैक्स का जो 19% होगा वो नेट इनकम के 6% के बराबर होगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां से रेशो निकाल लीजिए टैक्स और नेट इनकम का, मेरे प्यारे दोस्त। नेट इनकम गुणा में है, इधर आके भाग में, ये गुणा में है, उधर जाके भाग में। यानी कि 19 रुपए आपके हाथ में आते हैं। नेट इनकम मतलब 19 रुपए आपके हाथ में आते हैं जब, मेरे प्यारे दोस्त, आप 6 रुपए टैक्स दे देते हैं। जब 19 रुपए आपके हाथ में आते हैं, जब 6 रुपए आप टैक्स दे देते हैं। टैक्स कितना है? 6 रुपए। बचते कितने हैं टैक्स देने के बाद? 19 रुपए। क्या टोटल मिला के आप 25 रुपए कमा रहे होंगे? 25 रुपए में से 6 रुपए टैक्स दे दिया, 19 रुपए आपके बचे। हमेशा हमेशा टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है। तो उसने कहा आयकर की दर क्या है, टैक्स की दर क्या है। टैक्स कितने रुपए लगा? 6 रुपए। कितने पर? टोटल इनकम पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? आप लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोग कहने वाले हैं टैक्स की दर 24% रही होगी। आप लोग क्या कहने वाले हैं? टैक्स की जो दर रही होगी वो 24% रही होगी। आयकर में 19% की वृद्धि हुई है, टैक्स में 19% वृद्धि हुई है, तो मेरे भाई उसकी नेट इनकम 6% घट जाएगी। वृद्धि की वजह से 6% घट जाएगी, यानी टैक्स का 19% जितना बैठ रहा होगा, नेट इनकम का 6% उतना होगा। दोनों बराबर होंगे, जितना बढ़ा उतना ही घटेगा, दोनों बराबर। यहां से दोनों का रेशो निकाल लिया, टैक्स और नेट इनकम को जोड़ देंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। हमेशा टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है, तो 100 पर कितना, ये टैक्स की दर आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरी मैथ्स बहुत वीक है। गुड़िया आपकी पता नहीं क्या क्या वीक लग रहा है मुझे। आपने लिखा है सर मेरी मैथ्स बाबुत वीक ही, मैथ्स की वजह से मेरा सिलेक्शन, SALEKSAN सिलेक्शन रुक जाता है। प्लीज सर हम क्या करें? बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और वीक भी आपने वो वाला वीक लिख दिया, सप्ताह वाला, सप्ताह वाला वीक लिख दिया। पढ़ाई करो गुड़िया, पढ़ाई, है ना। नाम नहीं लिया है तो बुरा नहीं मानना है, किसी को नहीं पता कि किसने मैसेज किया है। ठीक है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है, टैक्स में 17% की वृद्धि, यानी टैक्स का जो 17% होगा, टैक्स में अगर 17% की वृद्धि हुई है तो नेट इनकम घटी होगी। शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। जितना टैक्स बढ़ा उतना ही नेट इनकम घट गई। ठीक है मेरे भाई। तो टैक्स और नेट इनकम में रेशो निकालूं तो कितना आएगा? 3/17। 3 रुपए टैक्स देने के बाद नेट इनकम 17 बची, तो टोटल 20 रुपए कमाए होंगे। तो आयकर की दर पूछना चाह रहा है, तो भाई साहब 3 रुपए का टैक्स लगता है। 3 रुपए का टैक्स लगता है, कितने रुपए पर? टोटल 20 रुपए पर।
तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 15% टैक्स की रेट हो जाएगी। 15% जो है वो टैक्स की रेट हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। आलोक दुबे, बेटा मिसलेनियस का थोड़ा सा वेट कर लो। मेरे ख्याल से आज ही मिसलेनियस चालू हो जाएगा, है ना? आज ही मिसलेनियस चालू हो जाएगा, फिर कल और परसों 2 दिन मिसलेनियस चलेगा, उसमें सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा उसमें, ठीक है? देखिए, एक व्यक्ति को अपनी आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। यदि आय 25% से बढ़ जाए तो टैक्स दर 140% हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? पढ़िएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति को अपनी आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। मैंने उसकी इनकम कितनी मान ली? एक व्यक्ति की इनकम मैंने मान ली 100 रुपए। तो उस व्यक्ति को टैक्स कितना देना पड़ता है? तो आप कहेंगे टैक्स जो है वो 20 रुपए देना पड़ता है। तो नेट इनकम कितनी बचती होगी उसकी? नेट इनकम जो है 80 रुपए उसकी बचती होगी। 100 में से 20 रुपए टैक्स दे दिया तो 80 रुपए नेट इनकम बची, ठीक है? यदि आय 25% से बढ़ जाए, इनकम 25% बढ़ा दी तो नेट इनकम, अब इनकम कितनी हो गई? 125 रुपए हो गई, ठीक है? टैक्स की दर 140% हो जाती है। टैक्स की दर, पहले टैक्स 20% लगता था, अब टैक्स की दर 140% हो जाती है। टैक्स की दर 140% हो जाती है मेरे भाई। टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वसूल की गई, हाँ, वसूल की गई राशि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? नेट इनकम का तो कोई मतलब ही नहीं है। टैक्स की दर 40%, 140% हो जाती है। ये कहां से इतनी ज्यादा टैक्स की दर कैसे बढ़ जाएगी? यदि आय 25% से बढ़ जाए तो आय तो होगी 125%, तो टैक्स की दर 140% हो जाती है भाई साहब। 140% टैक्स देना पड़ रहा है। 5 पंजे 25, 25 पंजे नहीं, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, यानी कि 175 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। 175 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। 25 सत्ते 175 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है भाई साहब। पहले टैक्स 20 रुपए देना पड़ता था, अब टैक्स जो है वो 175 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत बढ़ रही है मेरे भाई। नहीं, उसने कहा है एक व्यक्ति को अपनी आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। ऐसे समझो ना, इनकम अगर 100 रुपए थी पहले, इनकम अगर 100 रुपए थी, 20% टैक्स देना पड़ा तो उसके टैक्स हो गया 20 रुपए, ठीक है? यदि आय 25% से बढ़ जाए, आय को 25% बढ़ा दिया, 100 से 125 रुपए हो गई, तो टैक्स दर 140% हो जाती है? टैक्स की दर 140% हो जाती है, यानी 140% टैक्स देना पड़ेगा। तो 140% टैक्स देना पड़ रहा है मेरे भाई, 140%। या तो वो पुरानी इनकम पे दे रहा है, वो पुरानी इनकम पे दे रहा है मेरे भाई। नहीं, खेत बेचकर नहीं, ऐसा नहीं है। अ मैन पेज 20% टैक्स ऑन इज इनकम, इनकम पे दे दिया। इफ इनकम इंक्रीज बाई 25%, देन रेट ऑफ इनकम टैक्स
140%, 140% टैक्स। भाई अपनी इनकम से ज्यादा कैसे दे देगा, 140% टैक्स दे रहा है। फाइंड हाउ मच परसेंट इंक्रीज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। आपके दिमाग में आ रहा है कुछ? 140% टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी सी लग रही है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। नहीं, 20 का क्यों निकालेंगे भाई, एक बात तो बताओ। टैक्स दर 140% हो जाती है। अच्छा, 20% टैक्स देना पड़ता है, 140% हो जाती है, 140% हो जाती है टैक्स की दर। तो आप कहेंगे 28% हो जाती है, 28% हो जाती है। यदि 125 रुपये हमारी इनकम है, 28% हमें टैक्स देना है, तो हमें कितना देना होगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, यानी 35 रुपये हमें टैक्स देना होगा। हाँ, ये देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो। उसने ये कहा है एक व्यक्ति को अपनी आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। यदि आय 25% से बढ़ जाए तो पहले की टैक्स दर पहले की 140% हो जाती है। यहां ये पहले की लिख लेना, टैक्स दर पहले की 140% मेरे भाई हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, देखो, 100 रुपये इनकम थी, 20% टैक्स देना पड़ता था, यानी 20 रुपये आपने टैक्स दे दिया। ये थोड़ा सा समझते हैं। अब उसकी इनकम जो है वो 25% बढ़ी, यानी 100 से इनकम 125 हो गई, हो गई। उसका टैक्स जो है वो 140% हो जाता है, यानी 20 का जब आपने 140% निकाला, पहले 20% था, अब 140% हो जाता है, यानी अब टैक्स 28% हो जाता है। पहले टैक्स कितना था? 20% था। अब टैक्स 140% हो जाता है। आप 28 मत लिख देना यहां, 8 बढ़ी किससे? 20 से, तो 100 से कितना? 40%। आंसर लगा दो, 40% ऑप्शन में भी नहीं है। नहीं, ये मेरे भाई पहले वाले प्रतिशत का 140% हो जाती है, पहले वाले प्रतिशत का 140%। तो पहले वाली 20% थी, इसका 140% हो जाती है, यानी अब 28% हो जाती है। अगर इनकम 125 रुपए है और 28% मुझे टैक्स देना है, तो कितने रुपए टैक्स देना होगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28। क्या 35 रुपए टैक्स देना होगा? क्या 35 रुपए टैक्स देना होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल टैक्स देना होगा। अब उसने कहा है टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहले 20 रुपए टैक्स था, अब 35 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। कितने रुपए की वृद्धि है? तो आप कहेंगे 15 रुपए की वृद्धि है। किससे वृद्धि है? तो आप कहेंगे 20 से वृद्धि है, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं टैक्स में जो वृद्धि हो जाएगी वो 75% की वृद्धि हो जाएगी। टैक्स में जो वृद्धि हो जाएगी वो 75% की हो जाएगी। आप समझिए, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले की 140% हो जाती है। हाँ, बढ़ा हुआ ही मैंने बताया है। 15 बढ़ा टैक्स, किससे बढ़ा? 20 से बढ़ा, तो 100 से कितना? 75% टैक्स में वृद्धि हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं, परेशान मत हो। एक व्यक्ति है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अपनी आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। इस बात से आप क्या समझे? मतलब 100 रुपए अगर वो व्यक्ति कमाता है तो 20% टैक्स देता है, यानी 20 रुपए टैक्स देता है। ये बात क्लियर है? अब उसने कहा है यदि आय 25% से बढ़ जाए, यानी पहले इनकम की 25% बढ़ जाए, तो 100 से 25 बढ़ गई, 125 हो गई। ठीक है।
उसने कहा है उसने कहा है टैक्स दर, यानी टैक्स की दर जो है वो पहले की 140% हो जाती है। पहले की 140%, पहले कितनी थी टैक्स दर? 20%, उसका 140% हो जाती है, यानी अब टैक्स की दर जो है 28% हो गई होगी। यानी मेरे भाई अब वो टैक्स 28% का टैक्स देता होगा। 125 रुपए उसकी सैलरी है, 28% का टैक्स देगा, तो क्या वो 35 रुपए टैक्स दे देगा? उसने कहा टैक्स कितना बढ़ा, 20 से 35 हो गया, 15 बढ़ा। किससे बढ़ा? 20 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा? 75% उसका टैक्स बढ़ चुका है। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, जितनी भी पहले रही होगी उसकी इनकम, 6,000 रुपए बढ़ जाती है उसकी इनकम, तो आयकर की दर जो होती है, आयकर की दर जो होती है 18% से घटकर 15% रह जाती है। 18% से घटकर 15% रह जाती है मेरे भाई। जब इनकम 6,000 बढ़ी, यानी पहले वो कितने भी रुपए कमाता था, ए कमाता था, अब 6,000 रुपए इनकम बढ़ गई है, तो क्या वो अब ए प्लस 6,000 रुपए कमाता है? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। आयकर की दर, टैक्स की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। बहुत बढ़िया। जब दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, यानी 25% पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता, दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, यानी टैक्स भी बराबर देता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुत प्यार से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरी इनकम पहले ए थी, अब मेरी इनकम 6,000 बढ़ चुकी है, यानी मेरी इनकम ए प्लस 6,000 हो चुकी है। इस बात में कोई दिक्कत? मेरी इनकम पहले कितनी थी वो मैंने ए रुपए मान ली है, अब मेरी इनकम 6,000 बढ़ चुकी है, 6,000 बढ़ चुकी है, तो ए प्लस 6,000 हो चुकी है। ठीक है, दोनों ही केस में 25% पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि मैं अपनी इनकम के 75% पर टैक्स देता हूं। पहले भी 75% पर टैक्स देता था, अब भी मेरे भाई 75% पे टैक्स देता हूं। अपनी इनकम का 75% निकाल दूंगा, इस पे टैक्स लगेगा, अपनी इनकम का 75% निकाल दूंगा, इस पे टैक्स लगेगा। पहले 18% टैक्स लगता था, अब 15%, यानी 18% निकाल दूंगा, ये पहले का टैक्स आ जाएगा, और अब 15% निकाल दूंगा, ये अब का टैक्स आ जाएगा। और उसने कहा है दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स बराबर है, क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन को सोल्व कर दो एक ही लाइन में मेरे भाई। हाँ, 200 से 200 उड़ जाएंगे, 75 से 75 उड़ जाएगा, 3 × 18, 3 × 5 = 15, 6 की गुणा ए में करेंगे 6 आएगा, 5 की गुणा ए में करेंगे 5 आएगा, 6,000 की गुणा 5 में करेंगे 30,000 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई, आएगा या नहीं? तो यानी मेरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 6 में से 5 गया, अगर पुरानी आय अगर वो आपसे पूछता है तो पुरानी आय 30,000 होगी, और वर्तमान की आय अगर वो आपसे पूछता है तो 6,000 बढ़ चुकी है, वर्तमान की आय 36,000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? उसकी आरंभिक आय बताइए। तो जो लोग 50,000 आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत जवाब है। इसकी जो इनकम हो जाएगी वो 30,000 हो जाएगी, इसकी जो इनकम हो जाएगी वो 30,000 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं?
बिल्कुल बारीकी से, बहुत आराम से चीजों को कराया है मैंने, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक बार दोबारा से सुन लीजिए मेरे दोस्त। एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है। टैक्स की दर पहले 18% टैक्स था, 15% रह जाता है। पहले भी 25% पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, अब भी नहीं दिया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स समान है मेरे प्यारे दोस्त। तो उसकी आरंभिक आय वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, आरंभिक आय कितनी होगी। मेरे भाई अगर पहले इनकम ए रुपए मान लूं तो अब इनकम ए प्लस 6,000 हो जाएगी। 6,000 बढ़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। 25% आयकर मुक्त है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स किस पे लगेगा, इनकम के 75% पे। 100 में से 25 गया तो 75% पे टैक्स लगेगा। पहले टैक्स कितना लगता था, इस पर 18% का टैक्स लगता था। अब टैक्स इस पे कितना लगेगा, 15% पे लगेगा। 15% लगेगा, 75/100 से 75/100, 100 से 100, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 6 की गुणाई में 6, 5 की गुणाई में 5, 5 की गुणा 6,000 में 30,000, 6 में से 5 गया, ए की वैल्यू 30,000। पहली इनकम 30,000, अब की इनकम 36,000। ठीक है, 5 ही कैसे आया बेटा, 5 की गुणा करो ना, ये में 5 है, प्लस 5 की गुणा 6,000 में करो, 30,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी देंगे इसका जवाब। और इसके बाद प्यारे दोस्त हम लोग मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्यारे दोस्त मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं। फटाफट मुझे बताइए, मिसलेनियस हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं, बस थोड़ी सी मुझे मिसलेनियस में प्रैक्टिस करानी है। 2 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 दिन मेरे प्यारे दोस्त प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और कराओ ऐसा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 6,000 अधिक कमा रहा है, टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन उसने कहा है दोनों ही केसेस में टैक्स समान है। तो इनकम बढ़ी है तो टैक्स की दर घटानी पड़ेगी, तभी तो दोनों ही केसेस में इनकम समान और टैक्स समान होगा। ठीक है, देखिए एक आदमी, हाँ एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। अब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10,000 रह जाती है। पहले इनकम कितनी थी, 28,800। अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, मैंने मान ली उसकी इनकम ए रुपए बढ़ गई, अब उसकी इनकम इतनी हो गई। पहले उसकी इनकम कितनी थी मेरे भाई, पहले उसकी इनकम 28,800 थी। अब उसकी इनकम कुछ बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। पहले 12% टैक्स लगता था, अब मेरे भाई 10% टैक्स लगता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आगे बढ़िएगा। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। पहले भी 70% पे टैक्स लगता था, 30% पे कोई टैक्स नहीं। अब भी 70% पे ही टैक्स लगता है। बहुत बढ़िया। तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स समान दिया हुआ है। हो गया क्वेश्चन का। उसकी आरंभिक आय में कितनी वृद्धि हुई, यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है। 70/100 से 70/100, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 12 0 0, 12 8 96, कुछ है हासिल 9, 12 8 96, 96 और 9 105 को 5 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34। ये प्लस का है, ये प्लस का है 28,800, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 0 6, 15 में से 8 गए 7, 13 में से 8 गए 5, 5760। यानी उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 5760 की। ठीक है, पहले इनकम 28,800 थी, अब उसकी 28,800 में कुछ वृद्धि हो गई। पहले 12% टैक्स लगता था, अब 10% टैक्स लगता है। पहले भी 30% आयकर मुक्त थी, अब भी 30% आयकर मुक्त है। दोनों ही केसेस में समान ब्याज मिलता है। तो मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा, 5760 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस की तरफ चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मिसलेनियस का तो दे ही देता हूं, ऐसे क्वेश्चन से आपके दर्शन होंगे। सारे वो तमाम तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो सारे कराऊंगा। एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं भाई साहब। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिसलेनियस में, मिलेंगे। आरआरबी एएलपी के भी क्वेश्चन लेके आया हूं। ये तो खैर छुटकू क्वेश्चन है, इन्हें तो आप चुटकियों में कर देंगे, एक 15-20 मिनट में सारे करा दूंगा इनको तो।
15-20 मिनट में सारे करा दूंगा एएलपी में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल से हम लोग जो है वो मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी इसको दे रहा हूं। टैक्स फ्री का मतलब है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बची हुई इनकम पे टैक्स लगेगा, यानी 70% पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो है मिसलेनियस आप लोगों का कल चलेगा। नहीं, छुट्टी नहीं है कल की, छुट्टी नहीं है मेरे भाई। 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास होगी, उसे हम लोग नहीं, कल वैसे भी आपका फाउंडेशन नहीं है तो इसे ही कर लेंगे। 1.5-2 घंटे की कल क्लास करेंगे, कोशिश करेंगे मिसलेनियस पार्ट और एएलपी तक पहुंच जाए। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, ठीक 12 बजे बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।